हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अपना जो ये वन लाइनर सीरीज है एनटीपीसी वालों के लिए तो है ही है। इसके साथ में अदर कोई सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है, क्योंकि चीज़ें बदलती नहीं है, सेम ही रहती है, तो कोई भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख सकता है। देखिए, आज जो बात करेंगे अपन मैसूर राज्य की बात करेंगे। इससे पहले अपन ने क्या किया था? इससे पहले एक तो यूरोपियों का आगमन, ठीक है, यूरोपियों का आगमन। दूसरी बात है, अपन ने देखा है मराठा साम्राज्य। इसके साथ आज जो देखेंगे ये मैसूर, ठीक है। मैसूर का जो जितना भी है पूरा देख लेंगे, ठीक है। अंग्रेजों के बीच और मैसूर के बीच जो संघर्ष था, आंग्ल मैसूर युद्ध, सब कुछ देख लेंगे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, सब कुछ, ठीक है। तो आज ये तीसरा लेक्चर है अपना, ठीक है। एक, दो और आज तीसरा है। ये वन लाइनर सीरीज है, इसमें वन लाइनर मतलब जितने भी नोट्स रहेंगे वन लाइनर रहेंगे और शॉर्ट नोट्स रहेंगे एक तरह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब साबित होगा। देखिए, बात करते हैं मैसूर राज्य के बारे में। मैसूर राज्य पड़ता है भारत के दक्षिण में एरिया में, ठीक है। ये है इंडिया, यहाँ पे मैसूर राज्य पड़ता है। देखिए, दक्षिण भारत में अंग्रेजों का कब्जा पहले नहीं था। सबसे पहले इन्होंने ये जो बंगाल वाला एरिया था, इस वाले एरिया में बंगाल पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद में धीरे धीरे इनको लगने लग गया कि मैसूर एक ऐसा एरिया है जहां से मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मैसूर जो राज्य है उसका जो संस्थापक था हैदर अली, ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था, ठीक है। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और लोकप्रियता के रूप में भी बहुत ही योग्य व्यक्ति था, ठीक है। इसके दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रियता थी। देखिए, ये जो एरिया में है ना, हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं करता था, ठीक है। इसीलिए इसकी जो इसका एरिया था, इसमें है ना, इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इसी और इसकी राजनीतिक दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा था। इसीलिए अंग्रेजों को ये परेशान मतलब चुभ रहा था। तो अंग्रेजों के साथ इसका संघर्ष होता है। पहले देखते हैं। देखिए, बात करते हैं मैसूर राज्य का संस्थापक किसे मानते हैं, तो हैदर अली को। किसको? हैदर अली को। उसके बाद में उसका बेटा आता है टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान। अब अपना जो नोट्स हैं इनको अपन पढ़ते हैं। देखिए, 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद वेंकट सेकंड के समय 1612 में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। मैसूर में कौन सा राजवंश? वाडियार राजवंश, 1612 में। यह विजयनगर राजवंश का ही एक भाग था, ठीक। मतलब थोड़ा बहुत डिटेल से चल रहा है, ये वन लाइनर है बट बहुत डिटेल से चल रहा है। 1704 में मैसूर के राजा चिक्का देवराय ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली और 1719 में मैसूर से चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को प्राप्त हुआ, ठीक है। जो मराठों में एक टैक्स प्रणाली होती थी, ठीक है, चौथ, ठीक है। इसमें उपज का 1/4 भाग टैक्स के रूप में जाता था। तो ये मैसूर से प्राप्त हुआ था, ठीक है, मराठों को। दूसरी बात करते हैं, ये मराठे वाले टॉपिक में आपने किया था ना, वहां पे इसका जिक्र किया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था, ठीक। परंतु वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों, एक तो नंजराज और देवराज, ठीक, इनके हाथों में थी। देवराज प्रमुख सेनापति तथा नंजराज राजस्व व वित्त नियंत्रक था, ठीक है। बाद में अपनी योग्यता के द्वारा मैसूर राज्य का स्वामी हो गया। यहाँ से ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ ये एकदम डिटेल से मतलब बताया गया है। ये याद रखना, 1612 में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है तो ये हैदर अली वाला। देखिए, हैदर अली का जन्म 1722 में मैसूर के कोलार जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर के एक किले में सैनिक अधिकारी थे। 1728 में पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है, 1728 में मतलब 6 साल बाद। बड़े होकर हैदर ने नंजराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर के, ये युद्ध में बहुत कौशल था, ठीक है। मैसूर के प्रधानमंत्री नंजराज ने 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया, ठीक है। डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। ये बात ध्यान रखना, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध ये लास्ट में पढ़ेंगे, कितने हुए थे, 4 हुए थे, चारों के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी संधियां हुई, वो सब कुछ, ठीक है। हैदर अली का उत्तराधिकारी पुत्र था टीपू सुल्तान। इनका पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। देखिए, बात करते हैं हैदर अली की, ठीक है। हैदर अली, हैदर अली एक योग्य व्यक्ति था, बहुत ही योग्य व्यक्ति था, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और ऐसे लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा। लेकिन इनके बाद इनका इसका पुत्र हुआ टीपू सुल्तान, ठीक है। ये टीपू सुल्तान है, इससे भी ज्यादा योग्य था, इससे भी ज्यादा इसकी लोकप्रियता थी। ये बुद्धि से भी बहुत तेज था। इसने क्या किया टीपू सुल्तान ने? अंग्रेजों की जो सबसे कमजोर नस थी उसको पकड़ लिया। कैसे? कि जानते थे कि फ्रांसीसी ही अंग्रेजों को हरा सकते हैं, तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी के साथ मिला, ठीक है, फ्रांसीसियों के साथ मिला। लेकिन इसके साथ ये धोखा हो गया कि फ्रांसीसी पहले से ही हारे हुए बैठे थे, ठीक है। तो ये फ्रांसीसियों के साथ मिला था टीपू सुल्तान अंग्रेजों को हराने के लिए, लेकिन इसके साथ कुछ गलत हुआ। इसने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ और आगे जाकर के टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से संघर्ष करता है।
ठीक है, अब देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। हैदर अली के बारे में अपन ने देख लिया है, जो इंपॉर्टेंट चीज थी ये। और टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। 1782 से 1799 में इनका जो राजनीति रहता है, ये राजा रहता है वहाँ का, ठीक है, मैसूर का शासक रहता है 1782 से 99 में। ठीक, अब देखिए, एक तरफ युद्ध चल रहा था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये शुरू हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, लेकिन इसी के बीच में कौन खत्म हो गया? हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में खत्म हो गए थे। तो ये जो हुआ दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान आ गए थे, ठीक है, 1782 में। अब इसके बाद देखते हैं, हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। थॉमस मुनरो ने उसके लिए कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है, ठीक है। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण करके अपने नाम के सिक्के जलाए तथा वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया, ठीक है। जो हिंदी नाम पे वर्ष और महीना का नाम हिंदुओं के नाम पे थे, इन्होंने अरबियों के नाम पे प्रयोग किया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को भी लागू किया था, ठीक है, आधुनिक कैलेंडर को भी टीपू ने लागू किया। सिक्का ढिलाई की नई तकनीकें अपनाई, नाप तोल के आधुनिक पैमाने अपनाए। जब फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टम में जेकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने शहर स्वीकार कर लिया, ठीक है, ये फ्रांसीसियों के साथ मिल गया था। वह स्वयं जेकोबिन क्लब का सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा, ठीक। अब देखते हैं आगे। श्रीरंगपट्टम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस स्थलों पर अपने दूत भेजे। इतनी जगहों पे टीपू ने अपने दूत भेजे थे, ठीक है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी चतुर था ये। उसके दरबार में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, ठीक है। हिंदू मुसलमान में भी टीपू सुल्तान भेदभाव नहीं करता था। दूसरी बात है, पूर्णिया व कृष्णदास के दो प्रमुख हिंदू, ठीक है, पूर्णिया और कृष्णदास इसके दो प्रमुख हिंदू थे, हिंदू मंत्री थे। इसने अपनी सेवा में फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रेपो को नियुक्त किया था, ठीक है। ये फ्रांसीसियों के साथ मिला हुआ था ही, तो ये याद रखना, लेफ्टिनेंट रेपो। अब देखते हैं आगे। एक कुछ वर्ष पूर्व मिले श्रृंगेरी पत्रों से पता चलता है कि जब 1719 में मराठा आक्रमणों से श्रृंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया, तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम के दुर्ग में स्थित श्री रंगनाथ नरसिंह की पूजा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है। अब देखते हैं श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में हुई थी। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि संपन्न हुई। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों व उसके सहयोगियों को देना था। देखिए, अंग्रेजों की ये पहले से आदत थी, जब भी कोई संधि करते थे ना वो, तो युद्ध के हर्जाने के रूप में कुछ ना कुछ राशि लेते थे, ठीक है। ऐसे ही अपन ने यहाँ पे पहले देखा था कि जो ये है ना प्लासी का युद्ध हुआ था, यहाँ पे भी प्लासी के युद्ध में भी उन्होंने हर्जाने के रूप में लिया था। देख, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, जो मीर जाफर था ना वहां का नवाब, उससे 2.5 करोड़ रुपए वसूले थे, ठीक है, युद्ध के हर्जाने के रूप में। मीर जाफर को नवाब बना दिया वहां से। तो ये है कि अंग्रेजों की पहले से ये मतलब मानसिकता रहती है कि जब भी कोई संधि करो इनसे मतलब पैसे हड़पो जितना हो। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने थे। देखिए यहाँ भी बात है, 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने थे। ये संधि की थी श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में। आगे देखते हैं, श्रीरंगपट्टम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेंगे। आंग्ल मैसूर संघर्ष, ठीक है, ये जितना आंग्ल मैसूर युद्ध हुए ये सारे देखेंगे। अब देखिए थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। देखिए ये है हैदर अली, ठीक है, हैदर अली ये एक अपने आप में एक योग्य शासक था, लेकिन इसके बाद में जो आया टीपू सुल्तान, ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा योग्य शासक था। अंग्रेजों के आंख में ये खटकने लग गया कि ये प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए इस टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के द्वारा बार बार उकसाया गया, छोटे मोटे युद्धों में भी इसको फंसाया गया, है ना, ताकि टीपू सुल्तान की कमी को मतलब महसूस किया जा सकता है कि हाँ इसमें कौन सी कमी है। और अंग्रेज लोग क्या करते थे, जिस कमी जो होती थी उसी कमी का फायदा उठा करके ये युद्ध जीतते थे, ठीक है। अंग्रेज जो राजा महाराजा था उनकी कमियों को देखते थे, हाँ इसमें ये कमी है, और जो कमी का जो रास्ता था इसी रास्ते से वो एंटर करते थे, ठीक है। वो एक दूसरे की फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, ठीक है, एक दूसरे को भड़काने की। फिर सहायक संधियां कर लेते थे, सहायक संधि के तरह अपने सैनिक उसके राज्य में स्थापित कर देते, ठीक है। और अपने सैनिक जब लगने लग गए कि ये कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऑलरेडी उस एरिया में अपने सैनिक है, बाहर से भी सेना बुलाते युद्ध उसको उकसा देते थे, ये युद्ध करेगा और इसको हरा देते थे और अपना एरिया बना लेते थे। यही काम टीपू सुल्तान के साथ हुआ। टीपू सुल्तान को भी अंग्रेजों ने उकसाया, ठीक है, छोटे छोटे युद्धों में इसको मतलब फंसाने की कोशिश की, और इसको उकसा करके जब पता चल गया, क्लियर हो गया कि हाँ टीपू को अपन आसानी से जीत लेंगे, तो इस पे मतलब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में, ठीक है, 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि की, और इस संधि के तहत क्या किया, टीपू सुल्तान के जो 2 पुत्र थे ना उनको अंग्रेज अपने पास ले गए, ठीक है, इन दोनों को अंग्रेज अपने पास ले गए कि ज्यादा अब और ज्यादा युद्ध नहीं करेगा टीपू, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अंग्रेजों को परेशानी हो।
और जब 1799 में युद्ध हुआ ना, उसमें कोई संधि करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा टीपू सुल्तान को मार दिए और इसके जो जो पुत्र थे जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, इनको भी इन्होंने मार दिया। ठीक है, ये अंग्रेजों की चालबाजी होती थी। अब देखिए, देख लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है इस टॉपिक में, तो सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, आंग्ल मैसूर जो संघर्ष ये हुए थे 4, एग्जाम में यही ज्यादा पूछता है। ये इतनी तो सिर्फ कहानी थी, कहानी में भी ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, बस ये पढ़ लेना। देखिए, बात करते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच में, 2 साल चला। किसके बीच हुआ? हैदर अली के बीच में, ये सबको पता है। ठीक है, बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरलेस्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसके तहत कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। 1769 में ये मद्रास की संधि होकर के ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली था, ये दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, ये मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, दूसरे में भी पराजित नहीं हुआ था, युद्ध में मर गया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। पहला बात याद हो गई। दूसरी बात देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में चला। तो 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। किसके बीच में हुआ? हैदर अली। मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। ठीक है, इधर बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। और ठीक है, फिर हो गया था टीपू सुल्तान, फिर उसके बाद में मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान हो गया था। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी मंगलोर की संधि 1784 में। 1784 में ये एंड हुआ ना, तो मंगलोर की संधि हुई थी। ठीक, तीसरा आंग्ल मैसूर हुआ 1790 से 92 में। अभी बताया था, इसकी मृत्यु होने के बाद इसका बेटा आएगा 1790 से 92 में। किस कौन होगा? इधर टीपू सुल्तान होगा मैसूर शासक के रूप में, और इधर होगा 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया था। और 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। इस संधि में टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों को उठा करके अंग्रेज ले जाते हैं। ठीक है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, जिसमें इधर होता है टीपू सुल्तान, इस युद्ध में मारा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली इधर गवर्नर रहता है, और मैसूर सहायक संधि, मैसूर पे पूरा कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान मारा जाता है इसमें भी। और श्रीरंगपट्टम के पूरी तरह से, ये श्रीरंगपट्टम इनकी राजधानी थी मैसूर की, इस पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये हुआ 90 से 92, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये हुआ 1799 में। ये डेट याद रखना, एक तो इस डेट से भी क्वेश्चन आता है, 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। देखिए, शुरुआत के 2 युद्धों में इधर हैदर अली था, और लास्ट के 2 युद्धों में इधर टीपू सुल्तान था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। पूछ लेता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। दूसरे में मंगलोर की संधि। ठीक है, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि। 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि, और 1799 में तो पूरे मैसूर पे ही कब्जा कर लिया था। इसके बाद में 1-2 पॉइंट और ये देख लेते हैं। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें हैदर की मृत्यु के बाद टीपू के नेतृत्व में युद्ध चला गया था। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करते हैं कि हैदर की मृत्यु के बाद टीपू के नेतृत्व में चला गया। तीसरे की बात करते हैं, टीपू की स्थिति खराब हो गई थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की स्थिति खराब हो गई थी, इसलिए इसने श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली थी। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं कि टीपू की मृत्यु हो गई, पुनः मैसूर में वोडियार वंश की स्थापना होगी, अंग्रेजों ने वोडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। ठीक है, तो ये चीजें बात है। अपना जो आज का टॉपिक था मैसूर राज्य, ये कंप्लीट हो गया है वन लाइनर के रूप में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बातें हैं, हाईलाइट जो की हुई बातें हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद में लास्ट में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ लेना, खत्म। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ना सबसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, जो आगे जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक, उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में आपसे ये रिवीजन हो रहा है। एक तरह से ये रिवीजन मानिए कि आपको सब कुछ यादें आ रही है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ये चीजें यादें आ रही होंगी। ठीक है, और एक बार फास्ट रिवीजन हो जाता है ऐसे। ठीक, तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।